नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश में बेईमानों के खिलाफ पहली बार जन क्रांति देखने को मिली है और इस जन क्रांति के सूत्रधार बने हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार और झारखंड के कोने कोने में पीएम मोदी की इस मुहिम को जन समर्थन मिल रहा है। काले धन के खात्मे के लिए लोग हर मुश्किल का हंसकर सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर लोग उन लोगों की मदद करने को भी आगे आ रहे हैं जिन्हें नोटबंदी की वजह से मुश्किलें आ रही थीं। हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज दिखाएंगे और इन तस्वीरों से जो बयां हो रहा है उस पर चर्चा भी करेंगे मुद्दे की बात में, क्योंकि आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन को खत्म करना है और करप्शन को खत्म करने के लिए काले धन का खात्मा जरूरी है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। आइए मेरे साथ चलिए, सिर्फ 50 दिन। 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े फैसले ने आम और खास के बीच की दूरियां मिटा दी हैं। प्रधानमंत्री की मां खुद कतार में लगकर रुपए निकालने पहुंची, तो वहीं पूरा देश काले धन के खिलाफ पीएम मोदी के अग्निपथ पर खड़ा है। ये पहला मौका है जब देश प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक साथ खड़ा है। काले धन से आजादी के लिए देश इस अग्निपथ पर चलने को तैयार है। देश के हर कोने में लोगों की उम्मीद जगी है कि मोदी के फैसले से वो बड़ा फासला मिट जाएगा जो फासला आजादी के बाद आज तक नहीं मिट पाया था। आम लोगों के अपार समर्थन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हौसला बढ़ा दिया है और अब आम लोगों का हौसला देख विरोधी भी सरकार के सुर में सुर मिलाने लगे। बिहार और झारखंड के हर शहर में लोग कतार में खड़े हैं। घंटों कतार में रहकर भी लोग यही कह रहे हैं, काले धन से आजादी के लिए वो ये सब करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसा बहुत कम होता है कि सरकार कुछ करने का फैसला करे, सरकार कुछ ठान ले कि हमें यह करना है और वो देखते ही देखते जन आंदोलन की शक्ल ले ले। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए इससे ज्यादा सहज स्थिति नहीं होगी कि देश का हर इंसान, देश के आम लोग जो हैं वो सरकार के फैसलों के साथ खड़े हों। तो हम बात करेंगे, हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। सत्यजीत सिंह जी हैं जो कि पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स बिहार के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा एमके सिंह आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यजीत जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला सरकार करती है और सरकार के फैसले में जो मकसद होता है वो होता है काले धन को खत्म करना, और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो तब जब लोग तकलीफ झेल रहे हैं, लोग लाइन में खड़े हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही है। ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार खुद से क्या कहे उससे ज्यादा जरूरी है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं और हमें लगता है कि जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं या जो आम जनता है या मध्यम वर्ग के लोग हैं, सारे लोग आज के दिन में लाइन में खड़ा है जी। बार बार ये कहा जाता है कि सिर्फ आम लोग खड़ा है, मध्यम वर्ग के लोग नहीं है या उच्च वर्ग के लोग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग लाइन में खड़े हैं, सारे लोग बैंक से जाके अपना काम करवाना चाह रहे हैं और ये अच्छी पहल है सरकार की, जिसको भारत की जनता ने सहृदय स्वीकार किया और उसको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं न कहीं लगता है कि अगर इसके बाद एक बेहतर भविष्य हो सकता है इस डिमोनेटाइजेशन के बाद जी। तो उसके लिए वो आशान्वित हैं और ये कदम सरकार का सराहनीय है जिसको लोग स्वीकार कर रहे हैं और लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन जब भी आप बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, कष्ट तो हो रहा है लेकिन चलिए ठीक है, देश हित में ही अच्छा काम। बिल्कुल, ये बहुत खास बात है एमके सिंह साहब, क्योंकि आप एक हफ्ते पहले जब तक ये फैसला नहीं किया था सरकार ने, 8 नवंबर से पहले आप देखिए कि ऐसा माना जाता था, सरकारों को लगता है, जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को लगता है कि कुछ फैसला करें और जनता को थोड़ी भी तकलीफ हो गई तो जनता नाराज होगी।
लेकिन यहां पर ऐसा लगा है कि नहीं, जनता भी तकलीफ झेलने को तैयार होती है, बशर्ते कि आप उसे यकीन दिलाएं कि आपका यह फैसला भविष्य में उनके हित का फैसला साबित होगा। और सरकार के इस फैसले से जनता में यह संदेश गया है, ऐसा लगता है साफ तौर पर। बिल्कुल अभिषेक जी, जनता ने इस फैसले को अपना फैसला माना है, अपने हित का फैसला माना है। और आपने जो शीर्षक दिया है कि अग्निपथ, तो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी अभी वो बताई नहीं जा रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है अग्निपथ से गुजर रही थी। कई 3-4 मुद्दे हैं, जरा उसको समझने की जरूरत है। पहली बात कि आपकी अर्थव्यवस्था में बड़े डिनोमिनेशन के नोट 500 और 1000 के नोट जो है, इसका प्रचलन 85% से ऊपर चला गया था। जी, किसी भी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे दुनिया की जितनी स्वस्थ अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें अमेरिका भी है, जापान भी है, सारी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जी जी, उसके यहाँ भी जो डिनोमिनेशन, हाई डिनोमिनेशन के नोट्स हैं, वो 40 से 50% की है। तो आपके यहाँ क्या कारण हुआ कि आपके यहाँ 500 और 1000 के नोट जो है 80% से ऊपर चले गए? और ये कहां से आए? भारत सरकार ने ये नोट छापे नहीं, तो ये नोट जब पता चला और आईबी के इनपुट से बाकी थे, तो ये नोट देखे गए कि बाहर से आ रहे हैं और विशेषकर पाकिस्तान से आ रहे हैं। और ये जो नोट्स थे, जो 500 और 1000 के नोट्स थे, और भारत में छपने वाले 500 1000 के नोट और पाकिस्तान में छपने वाले 500 1000 के नोट्स में लगभग 90 से 95% की सिमिलैरिटी थी, समानता थी। तो आप नोट को पकड़ नहीं सकते थे, यहां तक कि बैंक अधिकारी इसको नहीं पकड़ सकते थे। और इसकी जो मात्रा है वो हजारों हजार करोड़ की थी, और इसको वीड आउट करना आपकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में चला गया था। रिटेल सेक्टर में चला गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चला गया, मेडिकल सेक्टर में चला गया, शेयर मार्केट में चला गया। बेनामी जमीन जिसकी प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, उसका दूसरा जो इरादा है, वो ये बेनामी संपत्ति जो अर्जित की गई है इन स्रोतों के माध्यम से, उससे नया जो उनकी चुनौती है, चोट होगी, वो दिखाई पड़ेगी आपको। तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा था दो तथ्यों में। एक तो कि इस डिनोमिनेशन को कम किया जाए, इसलिए आप देख रहे हो कि 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट ज्यादा से ज्यादा लाने की अर्थव्यवस्था में कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और खास साहब देखना होगा, सत्यजीत जी हमारे साथ चर्चा में शामिल भी रहे हैं पिछले 2-4 दिनों में, कि हमने किस तरीके से पता किया कि काला धन कहां कहां खपाया जा रहा है। हमने जैसे देखा कि ज्वेलर्स जो हैं वो काले धन को खपाने में लगे हुए हैं, पेट्रोल पंप पर लोग काले धन को खपा रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमें जैसे आपने कहा कि इस कार्यक्रम का क्या शुरू में हमने जिक्र भी किया कि अग्निपथ की तरह है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि यह फैसला बहुत कड़ा है और जाहिर तौर पर जनता को भरोसे में लेना बहुत जरूरी भी था। शायद जनता भरोसे को समझ रही है, प्रधानमंत्री पर भरोसा भी कर रही है। सत्यजीत जी, कुछ आगे आने वाले समय में कड़े कदम उठाने के संकेत दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जिसको लोग मान रहे हैं कि शायद ज्वेलर्स पे शिकंजा कसा जाएगा। पेट्रोल पंप को लेकर हमने दिखाया था, बेनामी संपत्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने इशारा भी कर दिया है, और माना यह भी जा रहा है कि जो राजनीतिक दलों के पास जो चंदे के तौर पर पहुंचता है, उस पर भी हो सकता है कि शायद राजनीतिक शुचिता के लिए प्रधानमंत्री कोई कदम उठाएं। कितना कड़ा हो सकता है फैसला, और क्या लगता है कि क्या वाकई जो भरोसा इस वक्त देश की जनता जता रही है सरकार पर, वो भरोसा बरकरार रहेगा अगर इसी तरह से कड़े फैसले आने वाले समय में होते रहे तो? देखिए, ये जो काला धन है या करप्शन है या उससे रिलेटेड जितने भी एंगल हैं, उसमें इस देश की लगभग 90% से अधिक जनता उसके चलते जो है परेशान रही है जी। तो ये भारत की जनता इनके इस हर एक कदम के साथ है। अभी आपने देखा होगा कि जितने तरह के आपके टीवी चैनल नहीं बीती 3-4 रोज से दिखा रहा है कि भाई कहां कहां पे लोग काला धन को खपा रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है उसको रोका भी जा रहा है। जैसे आज भारत सरकार ने एक लिया है कि जो लोग लाइन में खड़ा होकर लगातार 4500 बदल रहे हैं, उनके जो है उंगली में स्याही लगाई जाएगी, जिससे कारण कोई जो है बार बार नहीं कर पाएगा। सत्यजीत जी, लड़ाई है। इस पर एक सवाल भी हमारा है, जिस पर हम उसमें सवाल को जोड़ेंगे कि देखिए, अमूमन ऐसा होता है, हालांकि विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं इस मामले को मानने को तैयार है कि सरकार ने अच्छे मकसद से किया है, लेकिन विपक्ष कई बार सरकार पर हमले भी करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ईमानदारी बरतने के पूरी तरह से मूड में है, तभी इस तरह की मुहिम है कि आप बताइए, नोट के लिए कतार में लगे हों, लेकिन आपके हाथ पर स्याही लगाई जाएगी ताकि आप किसी तरीके से हेरफेर ना करें। यह बहुत बड़ी बात है। हम आपसे चर्चा इस पर भी करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को कुछ और बता दें खबर के बारे में। काले धन वालों की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि काले धन के खिलाफ अभी बस शुरुआत हुई है। सरकार समझ रही है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने से काले धन पर बड़ी चोट पहुंची है, लेकिन
अभी काले धन के कुबेरों पर पूरी तरह शिकंजा नहीं कसा जा सका है। ऐसे में सवाल है कि सरकार का अगला कदम आखिर क्या हो सकता है। यह रिपोर्ट देखिए, आपको एक अनुमान लगेगा कि आखिर सरकार किस तरफ सोच रही है। मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करें। भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। जब एक झटके में 86% करेंसी नोट्स को बैन कर दिया गया हो तो काले धन के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता को समझा जा सकता है। इस लड़ाई के अपने खतरे हैं, लेकिन जब एक बार काले धन के खिलाफ आर पार की शुरुआत हुई है तो इसे अंत नहीं माना जा सकता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले शब्दों में कह चुके हैं कि काली कमाई के खिलाफ अभी और कई प्रोजेक्ट उनके दिमाग में हैं। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, यह पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आने वाले हैं, ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या मोदी सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन क्या काले कमाई करने वालों के खिलाफ सरकार का यही अगला कदम होगा? और क्या बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? बेनामी संपत्ति के अलावा वो कौन सी चीज है जिसके जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की जाती है? सीधा जवाब है सोना। क्या मोदी सरकार गोल्ड के जरिए भ्रष्टाचार को गोल्ड बनाने की तरकीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? देश की अर्थव्यवस्था कैश इकोनॉमी पर आधारित है। यहाँ 78% ट्रांजैक्शन के लिए नगद नारायण का सहारा लेना पड़ता है और इससे भ्रष्टाचार में आसानी होती है, क्योंकि पैसा किसके हाथ से किसके हाथ में गया इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। क्या मोदी सरकार कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए कोई सख्त कदम उठा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी कई बार हंसी मजाक में कह चुके हैं कि हमारी राजनीतिक बिरादरी बहुत बदनाम है, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ मजाक नहीं, राजनीति के सफेद लिबास में काले धन को छुपाने की बात देश में कोई मुहावरा नहीं है। क्या मोदी सरकार पॉलिटिकल फंडिंग में स्वच्छता लाने और राजनीति में काली कमाई के खिलाफ कोई कदम उठा सकती है? ये जो रियल एस्टेट ऐसा ही नहीं है कि भारत में ही हो, पूरी दुनिया में ही रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पैसा खपता रहता है। और सोना में तो खपाना में इंडिया में ही है, भारत में, ऐसा तो विदेशों में नहीं है। वहाँ तो डायमंड वगैरह में लोग ज्यादा, लेकिन वो सब जिसको पैसा कहते हैं, इसको पार करना, तो उसमें पार कर देते हैं। तो इसको किंतु निकालना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत मुश्किल काम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 167 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 76वां है, यानी भारत का सिस्टम भ्रष्ट है। अगर भारत को आगे लेकर जाना है तो एकमात्र विकल्प है कि काले धन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जिनको राजनीति करनी है करे, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासी आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं।
एमके सिंह साहब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट हमारे दर्शकों को और भी दिखानी है, संक्षेप में जवाब ये कि प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि उन्होंने उन ताकतों से लड़ाई मोल ली है जो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना काला धन बचाने के लिए, 30 लाख करोड़ एक अनुमान है कि काला धन हो सकता है कुल, चाहे विदेशों में हो या देश में हो, क्या फैसले हो सकते हैं आने वाले समय में जो सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उन्होंने बड़ा मजबूत कदम लिया है और उनके ऊपर काफी खतरा भी है और सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि ये जो कार्टेल है वो इंटरनेशनल कार्टेल है जी, और वो किसी हद तक कहीं भी जा सकता है। दूसरी चीज जो है वो है कि प्रधानमंत्री का स्ट्राइक कहां होगा, जो जिससे कि देश का काला धन भी आएगा और लोगों को यह एहसास भी होगा कि किस ढंग से काले धन की लड़ाई इतनी बड़ी थी और इसका प्रभाव क्या था। पहला तो होगा कि बेनामी जो जमीन है, बेनामी संपत्तियां हैं, चाहे देश में या विदेश में हो, उसके ऊपर प्रहार होगा, प्रधानमंत्री का प्रहार होगा। दूसरी चीज है कि भ्रष्ट अधिकारी जो अभी तक ये समझ रहे हैं कि उनकी जानकारी नहीं है सरकार के पास में, और ये हर एक लेवल के अधिकारी हैं, राज्य सरकार के भी हैं और केंद्र सरकार के भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी हैं, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की संभावना है। संभावना नहीं, ये कार्रवाई होगी। तीसरी जो बड़ी कार्रवाई का है वो है ऐसे व्यवसायी जिन्होंने बड़े स्तर पर आयकर की चोरी करके रखी है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनके ऊपर बड़ी पैनी निगाह रखी जा रही थी, उनके डेटा देखे जा रहे थे, उनके बाकी सारी चीजों को, उनके खर्चों को देखा जा रहा था। इसकी मॉनिटरिंग काफी लंबे समय से हो रही थी। मेरा अपना अनुमान है कि ये 3 महत्वपूर्ण स्थान होंगे। इसके साथ साथ जो जानकारी आपने दी, एक तो रियल एस्टेट की, जहां ये कार्रवाइयां होंगी, ये कार्रवाइयां जो है वो कई स्तरों की होंगी, और गोल्ड लेकिन मुश्किल यही है एमके सिंह साहब, हम आम जनता की जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो आम जनता वो है जो काले धन से त्रस्त है, काले धन की वजह से परेशान हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि व्यापारियों का, चाहे वो किसी भी व्यापार में हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो या फिर गोल्ड के बुलियन कारोबारी हो या फिर जो भी हो, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा गठजोड़ है जिसको तोड़ना शायद इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अग्निपथ है जिस पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री। एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद हम सत्यजीत जी आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ। दरअसल काला धन छुपाने का एक बड़ा जरिया रहा है बेनामी संपत्ति बनाना, क्योंकि संपत्ति में लोग काला धन लगाते हैं, ऐसे में बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई जरूरी हो जाती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है कि बेनामी संपत्ति बनाने वाले उनके निशाने पर आने वाले हैं। हम जानते हैं, आपको भी पता कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना है ना, जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। उसके नाम खरीदते हैं क्या? छिपी हुई पहचान पर संपत्ति का खेल बहुत पुराना है। लाखों करोड़ों की काली कमाई को छुपा ले जाने का ये अंदाज भ्रष्टाचारियों को खूब आता है, लेकिन अब और नहीं। सरकार का जो इरादा दिखता है उससे साफ है कि अब बेनामी संपत्ति पर सुनामी आने वाली है। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति देश के गरीब की है। बेनामी संपत्ति वह है जो कि एक व्यक्ति जो मालिक है वो रियल मालिक नहीं है, प्रत्यक्ष मालिक दूसरा है, लेकिन अप्रत्यक्ष मालिक जो छुपा हुआ मालिक है वो दूसरा है। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है या ज्यादा प्रॉपर्टी होती है तो वो अपने नौकरों के नाम पे, अपने कुत्ते बिल्ली के नाम पे या कोई अपने संबंधियों के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर देते हैं। लेकिन जब उस प्रॉपर्टी का आप लाभ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लाभ उन्हीं को मिल रहा है। मोदी सरकार 2015 में ही गैर कानूनी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर कार्रवाई के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन बिल लेकर आई थी। जाहिर तौर पर बेनामी संपत्ति के खिलाफ सरकार की तैयारी बड़ी होगी और ऐसे में बेनामी संपत्ति के खिलाफ 8 नवंबर जैसा कोई ऐलान हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। दूसरा जो बेनामी जो प्रॉपर्टीज की बात आपने बताई, तो बेनामी प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने कल परसों गोवा में कहा भी है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट वो होगा। तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन उनका हो चुका है और वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, जो कि जिनका पैसा है उनके नाम से
पैसा किसी और का है और किसी और के नाम से रजिस्ट्री हुई। और एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 लाख करोड़ की काली संपत्ति बनाई गई थी। इसमें 50% रियल एस्टेट में लगाया गया था। काली कमाई की बेनामी संपत्ति बनाने वालों में सबसे ज्यादा नेता, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। पिछले 2 साल में जितने छापे पड़े उसमें 45% बेनामी संपत्ति ब्यूरोक्रेट्स के पास मिली है। बेनामी संपत्ति के कारोबार पर रोक लगाए बिना काले धन का कैंसर नहीं खत्म होगा। सरकार इस पर कार्रवाई के लिए गंभीर दिखती है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। सत्यजीत जी, आपके पास शुरू करेंगे। बहुत कम समय है, सिर्फ इतना बताएं कि चूंकि आम लोग तो सरकार के साथ हैं, अब पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो भी लगभग साथ आ रही हैं, क्या ये कारोबारी जो हैं वो जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें बहुत घालमेल होता है, वो कितना साथ देंगे? क्योंकि सब कुछ अब इसी पर टिका है। नहीं, साथ तो उनको भी देना होगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर के बिजनेसमैन हो जी, उनको भी इस कार्यक्रम में जुटना होगा। अगर वो नहीं जुटेंगे तो उनके व्यवसाय से लेके उनकी जिंदगी जो है तन तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें लगता है कि जिस भी सेक्टर के देखिए, ये गठजोड़ जो है वो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट एंड बिजनेसमैन का है। ये तीनों मिलकर करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अगर सरकार बहुत दृढ़ संकल्प है सब चीज कंट्रोल करने के लिए, तो हमें उम्मीद है कि ये सब जो जितने भी लोग हैं उसके पास है। और आप भी चाहते हैं, क्योंकि पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स बिहार के प्रेसिडेंट है, आप चाहते हैं कि कारोबारियों का भी गठजोड़ है वो टूटे। जी, निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत जी, एमके सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री इस अग्निपथ पर चल पड़े हैं, देखते हैं कामयाबी कहां तक लेकर जाती है, क्योंकि जो देश है वो सरकार के इस फैसले में साथ है, क्योंकि वो भी चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, करप्शन खत्म हो और काला धन खत्म हो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।